इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है विथ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। नॉर्मली होता क्या है कि हर कंपनी का एक होता है अकाउंटिंग ईयर एंड, या हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड। सो लेट्स से अगर एक कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो उसने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो उस ही साल में शो करनी है। इस डेट को हम कहेंगे कट ऑफ। कट ऑफ का मकसद कि इस डेट के बाद जो कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो अब नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई जाएंगी, इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाई जाएंगी। इसके बाद होता है नॉर्मली कंपनी का ऑडिट, और ऑडिट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं ऑथराइज। अब ये कंपनीज का टाइप डिपेंड कर सकता है करीबन इसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और यहां पे आती है एक डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑथराइज्ड फॉर इश्यू। ठीक है, ये 2 टाइम पीरियड्स हमने पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल ईयर है, और दूसरा हमने पढ़ा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑथराइज्ड फॉर इश्यू। कट ऑफ का रूल आपको मैंने बता दिया कि ट्रांजैक्शंस up to this date are reported और अब इसके बाद जो कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो अब अगले साल जाएंगी। मिसाल अगर हमने जनवरी की 2 तारीख पे कोई भी ट्रांजैक्शन की, कोई भी सेल या परचेज की, तो वो अब अगले साल यानी दिसंबर 2020 में जाएगा, 2019 में अब उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा कट ऑफ पीरियड। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कब होता है, आफ्टर ईयर एंड, यानी आपके कट ऑफ हो चुका है लेकिन स्टेटमेंट्स अभी आपकी कंपनी से निकली नहीं है। जिसकी वजह से आपने ईयर एंड पे जो रिपोर्ट्स दी हैं, आपने ईयर एंड पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो गलत हो जाती है। तो सवाल ये आता है
कि क्या उस इवेंट को इस ही साल एडजस्ट करके भेजा जाए? फिर इसको अब अगले साल देखेंगे। मिसाल, आपने अपनी 31 दिसंबर 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक ट्रेड रिसीवेबल दिखाया है, से फॉर इंस्टेंस 3 लाख रुपए का है, लेकिन हमें जनवरी के मिड में कहीं पता चलता है कि वो रिसीवेबल बैंकरप्ट हो गया है और अब उसमें से हमें कोई भी पैसे मिलने के चांसेस नहीं है। अब आप जो बैलेंस शीट फाइनलाइज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको भेजा नहीं है और ऑथराइज नहीं किया, उसमें वो 4 लाख रुपए का रिसीवेबल एसेट की हैसियत में दिख रहा है। स्टेटमेंट्स कट ऑफ तो हो चुकी हैं, लेकिन आपकी कंपनी से अभी बाहर नहीं निकली और उनका ऑडिट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि क्या 4 लाख रुपए को बेड डेट 2019 की स्टेटमेंट्स में ही करके दिखा दें या अब 2020 में ही देखा जाएगा? आपका इस पे क्या मशवरा है कि अगर मैंने 4 लाख रुपए का रिसीवेबल दिखाया हुआ है 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन वो बेड डेट हो जाता है 2020 के शुरुआत में, कट ऑफ मेरा हो चुका है, लेकिन स्टेटमेंट्स अभी तक ऑथराइज फॉर इश्यू नहीं हुई हैं और वो उस दौरान ही बेड डेट हो जाता है, तो सवाल उठेगा कि मैं 2019 में इसको बेड डेट करके भेजूं या 2019 में इसको रिसीवेबल ही दिखाऊं, 2020 में इसको बेड डेट करूं? वारिस भाई का कहना यह है कि अगर मटेरियल अमाउंट है तो इसको एडजस्ट करें। देवेश का भी कहना है कि एडजस्ट करें, जबकि अमेरिका का ख्याल उनसे मुख्तलिफ है। आप कह रहे हो कि इसको 2020 में बेड डेट दिखाएंगे। अब इसमें IAS 10 बेसिकली क्या कहता है? IAS 10 के मुताबिक वो इवेंट जो इस ड्यूरेशन के बीच में होता है उनको क्लासिफाई किया जाता है दो में, एज एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। यानी वो इवेंट्स जो इसी साल एडजस्ट किए जाएंगे उनको एडजस्टिंग इवेंट कहा जाता है, और जिनको इस साल एडजस्ट नहीं किया जाएगा, अगले साल दिखाया जाएगा, उनको कहा जाता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। कहता है कि अगर इवेंट हुआ है बाद में, देखो शर्त पहला यह है कि इवेंट इस दौरानिए के अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो उसमें बात आएगी कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है। अगर कोई इवेंट 31 दिसंबर से पहले हुआ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज होने के बाद हुआ, तो IAS 10 का डोमेन इसमें बात नहीं करेगा। IAS 10 जागता ही तब है
जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ईयर एंड हो जाता है और स्टेटमेंट्स अभी तक ऑथराइज नहीं हुई होती हैं, कट ऑफ से पहले IAS 10 का कोई काम नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑथराइज हो जाने के बाद भी IAS 10 का कोई काम ना जाए। ठीक है, वेरी क्लियर। अब ये कहता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो कि एक फर्दर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है उस इंडिकेशन का जो कि ईयर एंड से पहले ही मौजूद थी। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी बैड डेट की, इसमें इवेंट क्या हुआ है कि कस्टमर ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है। बैंक्रप्सी उसने कब डिक्लेयर की है? मिड जनवरी में, यानी IAS 10 का डोमेन अभी है, यानी मिड जनवरी कहने से मेरा मकसद है बिफोर ऑथराइजेशन, यानी अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज नहीं हुई थी। सवाल ये उठता है कि इसको एडजस्ट करें या ना करें। अगर उसके फाइनेंशियल क्राइसिस की इंडिकेशन पहले मौजूद थी, यानी पता था कि ये कस्टमर फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वैसे ही कोई डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बातें कर रहा है या कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की बातें कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने बैंक्रप्सी डिक्लेयर की नहीं थी, तो अगर इंडिकेशन पहले से ही मौजूद थी कि इसके हालात बुरे हैं और इवेंट हुआ बाद में जिसने कंफर्म किया कि हाँ वाकई में हालात बुरे थे, तो ऐसा इवेंट जो कि तस्दीक करता है ऐसी इंडिकेशन की जो कि ईयर एंड से पहले मौजूद थी, तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। यानी इसको 2019 में ही बैड डेट करके भेजेंगे, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई कहानी नहीं थी। दैट इज कि अगर कस्टमर के साथ कोई ऐसा सीन हुआ है जो कि बिल्कुल ईयर एंड के बाद हुआ है, अज्यूम उसका कोई पार्टनर फ्रॉड कर गया, उसके बिजनेस को कोई ऐसा नुकसान हो गया, या उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है मेन लेवल का, उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट भी बाद में हुआ है और बैंक्रप्सी भी बाद में हुई है, तो इसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे, चाहे वो मटेरियल कितना भी हो, लेकिन उसको 2019 की स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करके नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए कि अगर किसी भी इवेंट की इंडिकेशन पहले से मौजूद थी, लेकिन इस इवेंट से उसका फर्दर एविडेंस प्रोवाइड हुआ है कि वाकई में इंडिकेशन दुरुस्त थी, तो उसको हम एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। और अगर
उस इवेंट की कोई इंडिकेशन पहले मौजूद नहीं थी, तो ऐसी इंडिकेशन को हम नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट कहेंगे। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है? नाउ लेट्स से हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और उस गोडाउन में आग लग जाती है या सैलाब आ जाता है, वजह से उसकी नतीजन क्या होता है कि इन्वेंट्री की एनआरवी गिर जाती है। हमने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है कॉस्ट पे, लेकिन उसकी एनआरवी ईयर एंड के बाद जाके गिरी है। सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2019 पे मैं इसको एडजस्ट करके भेजूं या अब अगले साल ही इसका लॉस दिखाऊं? तो केस वही आ गया कि क्या आपको पहले से पता था कि सैलाब आने वाला है या उस गोडाउन में आग लगने वाली है? अगर आप कहते हैं हाँ पहले से हमें इल्म था इसका, यानी इंडिकेशन पहले से ही मौजूद थी और इवेंट बाद में हुआ जिसने तस्दीक कर दी उस इंडिकेशन की, तो आप उसको ईयर एंड पे एडजस्ट करेंगे। या लेट्स से फॉर इंस्टेंस ईयर एंड पे ही या ईयर एंड से पहले ही कोई ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी थी जिसकी वजह से पता था कि हमारे पास पड़ी हुई इन्वेंट्री आउटडेटेड हो जाएगी और इसकी वैल्यू डिटेरियोरेट हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर इवेंट की एनआरवी बाद में किसी इवेंट की वजह से गिरी है, लेट्स अज्यूम जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च हो गई, कोई ऐसा नया मॉडल मार्केट में लॉन्च हो गया जिसकी वजह से हमारे पास स्टॉक में मौजूद इन्वेंट्री की एनआरवी गिर जाती है, तो आपके पास उस न्यू टेक्नोलॉजी की इंडिकेशन भी अगर पहले मौजूद नहीं थी तो ये इंपेयरमेंट अब अगले साल ही दिखाई जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इंडिकेशन पहले से मौजूद थी और इवेंट बाद में हुआ जिसने की तस्दीक की है, तो ऐसे इवेंट को हम एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे और इंपेयरमेंट 2019 में ही चार्ज करेंगे। ओके, लेट्स सी इसकी बुक में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। पहले आता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट आर दोस इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ठीक है, हम दोनों की बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नुकसान प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नुकसान हो तो दिखाएं और फायदा हो तो छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। IAS 10 कह रहा है बोथ इवेंट्स फेवरेबल एंड अनफेवरेबल which occur between the reporting date and the date on which the financial statements are approved for issue by the board of the directors। अच्छा, ये बात है कि वो इवेंट अकर होना बहुत जरूरी है, और कब अकर होना चाहिए? बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड फॉर इश्यू। अगर इसके दरमियान कोई इवेंट नहीं हुआ तो IAS 10 का डिपार्टमेंट नहीं है, वो इस पे बात ही नहीं करेगा। तो पहला शर्त यह है कि ऐसा कोई इवेंट हो। अच्छा, आगे कहता है एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट that provide additional evidence of conditions that existed before the reporting date। यानी वो कंडीशंस पहले से ही मौजूद थी। ऐसा इवेंट जिसने उसकी फर्दर एविडेंस प्रोवाइड किया है, एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड किया है कि ये हालात पहले से ही मौजूद थे, तो ऐसे इवेंट को कहा जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। और अगर कहता है आर इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट नॉन एडजस्टिंग that concern conditions that arose after the reporting date, कि अगर वो कंडीशन भी बाद में आई और वो इवेंट भी बाद में हुआ तो ऐसे इवेंट को हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। जिस तरह अगर हमारी टेक्नोलॉजी भी बाद में लॉन्च हुई
और हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी बाद में गिरी। वैल्यू गिरी है, ये इवेंट है, और टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, वो कंडीशंस हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी तो पहले ही लॉन्च हो रही थी, हो गई थी, और वैल्यू हमारे एसेट की बाद में गिरी है, तो ऐसे हालात को हम एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, इररिकवरेबल डेट अराइजिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी कस्टमर की जो बैंक्रप्सी डिक्लेयर हुई है वो बाद में हुई है, which may help to quantify the allowance for receivables at the reporting date। अच्छा, इस बात का ध्यान रखो, यहां पे हम उसको बैड डेट नहीं रिकॉर्ड कर रहे। अगर कोई कस्टमर बाद में बैड डेट हुआ है, जिससे आपको मदद मिलती है उसका अलाउंस क्वांटिफाई करने की, यानी डाउटफुल तो वह पहले से ही था, लेकिन कितना डाउट है ये कंफर्म होता है हमें बाद में। इसी तरीके से सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ नेटलाइजेबल वैल्यू। मिसाल, हमने अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है 15 लाख रुपए का, लेकिन चंद रोज बाद ही हम उसको 12 लाख रुपए में बेच देते हैं, तो हम ये पूछेंगे जरूर कि 12 लाख 15 लाख की चीज आपने 12 लाख में क्यों बेची। तो इससे इंडिकेशन मिल रही है कि वो चीज 15 लाख की थी ही नहीं, वो थी ही 12 लाख की, जब तो 2-3 दिनों में इतनी सस्ती बिकी है। नेक्स्ट है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमारी कोई क्लेम्स की नेगोशिएशंस चल रही थी और बाद में हमें अमाउंट मिल गया, तो अगर अनसर्टेन था कि कितना अमाउंट मिलना है, और अनसर्टेन था कि मिलना भी है कि नहीं है, और आपको बाद में पैसे मिलके पता चल गया कि अमाउंट भी कितना था और कंफर्म भी हो गया कि मिलना है, तो ये आपके उस कंटिजेंट एसेट को वर्चुअली सर्टेन कर रहा है, जो कि ईयर एंड पे आपने डाउट में दिखाया है। इसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, कि आपकी कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हो गया जो कि हमें ईयर एंड में के बाद डिस्कवर हो गया। अब वो फ्रॉड हो पहले चुका था, वो एरर हो पहले चुका था, लेकिन डिस्कवर अभी हुआ है, तो इसको भी हम एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे। नॉन एडजस्टिंग हम उनको कहेंगे जो इवेंट भी बाद में हुआ और कंडीशंस भी बाद में ही अराइज हुई थी, लाइक अ मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। हमने किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, या हमारे बिजनेस को किसी ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन ये सब कुछ हुआ रिपोर्टिंग डेट के बाद। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। हमारा कोई प्रोडक्शन प्लांट था, या लेट्स से हमारा कोई गोडाउन था जिसमें आग लग गई और वो तबाह हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, लेकिन ये आग लगेगी इसकी इंडिकेशन यकीनन पहले से मौजूद नहीं थी, तो इसको हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। Abnormally large changes in asset prices or foreign exchange rate after the reporting date। तो अगर हमारे एसेट की फेयर वैल्यूज ड्रामेटिकली चेंज हुई है, लेकिन कोई ऐसा हादसा हुआ है जो बाद में हुआ है, मिसाल फरवरी के अंदर ही हमें कोरोना के स्पेशल केसेस आने शुरू हो गए थे, लेकिन हम दिसंबर के अभी तक स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज नहीं कर चुके थे, तो वायरस भी बाद में आया और वैल्यूज भी बाद में गिरी, तो ऐसे इवेंट को हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। अगर इंडिकेशन पहले से मौजूद होती और वैल्यूज बाद में गिरती थी, तो उसको हम एडजस्टिंग इवेंट कहते थे। ओके, एडजस्टिंग इवेंट्स को हम करते क्या है? रिक्वायर द एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो साल अभी बंद हुआ है, हम उस ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करके भेजेंगे, इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ, should be disclosed by note if they are of such importance that non-disclosure would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations। तो वारिस, आपकी यहां पे बात आई कि अगर कोई
मटेरियल है जो कि अगर बिल्कुल ही छुपा दिया गया तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका फैसला गलत हो जाएगा, लेकिन उसको हम नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके कम्युनिकेट करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। द नोट शुड डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द इवेंट, हुआ क्या है, एंड द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, और ये बताना है कि उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना आएगा, और स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। या तो आप ये लिख दोगे कि फाइनेंशियल लॉस कितना होगा, ऐसी कोई बात हम अभी नहीं कर सकते। ओके, Anderson's year end is 31st December X7. The following events all occurred in January X8. State whether the events below would be classed as adjusting or non-adjusting events. कस्टमर की इंसॉल्वेंसी हो गई, सैलाब की वजह से इन्वेंट्री जाया हो गई, हमने एक दूसरे बिजनेस को परचेज कर लिया लेकिन उसकी कंप्लीशन की है, evidence showing that net realizable value of inventory is below cost. A court case from August is settled by Anderson. The discovery of fraud showing the financial statements were incorrect. ठीक है, तो इसका आप अंदाजा लगाएंगे खुद ही कि कस्टमर की अगर इंसॉल्वेंसी है, वैसे तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, डिटेल में बताएगा तो ही हमें पता चलेगा कि एडजस्टिंग है या नहीं है, इसने सिंगल लाइन में हमसे पूछ लिया है कि एडजस्टिंग है या नहीं है, लेकिन सिचुएशन चेंज की जा सकती है। ओके, इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट होता है रिपोर्टिंग डेट के बाद जिसकी वजह से कंपनी का गोइंग कंसर्न ही दांव पे लग जाता है, फिर चाहे वो पूरी कंपनी का हो या कंपनी के किसी कंपोनेंट का हो, तो चाहे उसकी इंडिकेशंस पहले मौजूद नहीं भी थी, लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा होता है ईयर एंड के बाद बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑथराइज्ड फॉर इश्यू, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे बनाया जाएगा जैसे कंपनी डूबने ही वाली है। सो इफ एन इवेंट after the reporting date indicates that the going concern assumption is inappropriate for the entity, then the statement of financial position must be prepared on breakup basis. ओके, ये एक इलस्ट्रेशन है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद ही देख लीजिएगा। डिविडेंड्स अगर कंपनी ने प्रपोज की हैं, प्रपोज याद रखें, 3 स्टेजेस होती हैं डिविडेंड्स की। एक होता है डिविडेंड प्रपोज करना, एक होता है डिविडेंड डिक्लेयर करना, और एक होता है डिविडेंड पे करना। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं, एक प्रपोज करना, एक डिक्लेयर करना और एक पे करना। अगर इक्विटी डिविडेंड्स हमने प्रपोज किए थे बिफोर but approved and paid after the reporting date may not be included as liabilities at the reporting date, क्योंकि अगर आपने पहले प्रपोज किया हुआ था और बाद में आपने इसको कंफर्म करके अनाउंस कर दिया और पे कर दिया, इसमें क्या है, डिविडेंड्स आर अकाउंटेड फॉर ऑन कैश बेसिस।
ठीक है, तो IAS 27 ने इसके ऊपर अलग से बात की हुई है कि अगर डिविडेंड प्रोपोज पहले हुए थे और डिक्लेयर ईयर एंड के बाद हुआ है तो वो अगले साल में दिखाए जाएंगे, इस साल में एडजस्ट करके नहीं शो किए जाएंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 बेसिकली डील किससे करता है? ओके, होता बेसिकली क्या है कि अगर किसी भी साल में हमने कोई पॉलिसी चेंज की है या आपने कोई एस्टिमेट्स चेंज किए हैं या कोई एरर डिस्कवर हुआ है, एक पॉसिबल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पिछले साल की बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर किया जाएगा तो मे बी ड्यू टू डिफरेंस इन द एस्टिमेट्स और डिफरेंस इन द पॉलिसीज ये कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में IAS 10 बताता है कि कौन सी चीजों को कंपैरेटिव में भी एडजस्ट करना है और कौन सी चीजों को सिर्फ इस साल एडजस्ट करना है। आप देखेंगे हमसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने करवाया है। मिसाल, पहले रेवेन्यू को डील करता था IAS 18, अब उसको डील करता है IFRS 15। पहले लीजेस को डील करता था IAS 17, अब उसको डील करता है IFRS 16। तो पहले अगर स्टैंडर्ड कुछ और बात करता था और अब अगर स्टैंडर्ड कोई और बात कर रहा है, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये तब्दीली अपनी मर्जी से नहीं ला रहे, बल्कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने आपको रिक्वायर किया है ऐसा करने के लिए। अब इंपैक्ट क्या देखा जाएगा? कि अगर किसी भी चेंज का इंपैक्ट उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी प्रेजेंटेशन या फिर उसकी मेजरमेंट पे है, तो ऐसे चीज को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहा, सॉरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन का मकसद, यदि मैं इसको इजी लफ्जों में लिख दूं तो हमने शुरू में काफी जगहों पे क्राइटेरिया, मिसाल आपको IAS 16 का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया याद हो तो वो कहता था कि किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम एसेट सिर्फ तब रिकॉर्ड कर सकेंगे जब उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो।
तो हम उसको लिखेंगे एज एन एसेट। तो हमें देखना है कि क्या उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना है। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट पहले कहता था कि आप किसी भी एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन लेते हैं तो उस लोन के ऊपर आने वाली इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट को आप चाहें तो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करें, चाहें तो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस आउट कर दें। अब स्टैंडर्ड ने हमें इजाजत दी हुई थी, बिलफर्ज एक कंपनी उसको एक्सपेंस आउट किया करती थी, तो भाई मुझे स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। लेकिन जब IAS 23 रिवाइज हुआ तो उसने कहा कि आप बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर ही नहीं सकते, उसको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा। अब पहले हम उसको ट्रीट करते थे एज एन एक्सपेंस और अब उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट। तो उसकी रिकग्निशन क्राइटेरिया में फर्क आ गया। अगर किसी भी चेंज की वजह से रिकग्निशन में फर्क आता है तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाएगा। दूसरा, उसकी प्रेजेंटेशन में लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि उसको हम पहले इक्विटी कहते थे, अब हम उसको लायबिलिटी करके रिकॉर्ड करेंगे, या पहले हम उसको प्रॉफिट और लॉस में अलग से इनकम दिखाते थे, अब हम उसको रिस्पेक्टिव कॉस्ट में से ही माइनस कर देंगे, नेट ऑफ कर देंगे। तो प्रेजेंटेशन में भी फर्क आएगा। लाइक एसेट कहां प्रेजेंट होता है, बैलेंस शीट में, और एक्सपेंस कहां प्रेजेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। अब गवर्नमेंट ग्रांट है, IAS 20 ये कहता है कि अगर आपको कैपिटल ग्रांट मिलता है तो आप उसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस भी कर सकते हैं या आप उसको अनअर्न्ड इनकम करके भी दिखा सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड हमें कह दे कि अब आप इसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं कर सकते, आपने अनअर्न्ड इनकम करके ही दिखानी है, तो पहले वो हमारे लिए एसेट में से कॉन्ट्रा होता था, अब वो हमारे पास लायबिलिटी में आ जाएगा। तो ये फर्क आ जाता है उसकी प्रेजेंटेशन में। इसी तरीके से रेवेन्यू ग्रांट को IAS 20 अलाउ करता है कि आप चाहें तो प्रॉफिट लॉस में अलग से इनकम दिखा दें या फिर रिस्पेक्टिव कॉस्ट में से नेट ऑफ करके माइनस कर दें। अगर कल को स्टैंडर्ड कहे कि आप उसको एक्सपेंस में से माइनस नहीं कर सकते, आपने उसको अलग से ही इनकम दिखाना पड़ेगा, तो ये बेसिकली उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज कर रहा है। तीसरा, अज्यूम पहले हम किसी चीज को नेटबुक वैल्यू पे दिखाते थे, अब हम उसको फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। मेजरमेंट का मकसद सिर्फ अमाउंट चेंज हो गया इससे नहीं है। मिसाल, एक कंपनी अपने एसेट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएट किया करती थी, 2 साल के बाद कंपनी उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेके आ रही है, तो ये एक चेंज है। पहले स्ट्रेट लाइन बेसिस था, अब रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस है। आप मुझे बताएं कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। पहला सवाल, क्या इससे उसकी रिकग्निशन चेंज हो जाएगी? क्या पहले वो एसेट था अब वो एसेट नहीं रहेगा? आप कहते नहीं, बात तो वही है कि पहले भी उसको एसेट रिकॉर्ड करते थे, अभी भी एसेट रिकॉर्ड करेंगे। प्रेजेंटेशन पहले भी वो एसेट की हैसियत में बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता था, अभी भी वो बैलेंस शीट में एसेट की हैसियत में आएगा।
और मेजरमेंट पहले भी वो नेट बुक वैल्यू पे था, अभी भी नेट बुक वैल्यू पे है। तो आपने जब उसका यूजफुल लाइफ चेंज की, या उसका पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट चेंज किया, या उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज की, ये महज एस्टिमेट्स हैं। इससे एसेट अभी भी एसेट रहेगा, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में ही दिखेगा, और नेट बुक वैल्यू का नेट बुक वैल्यू पे ही रहेगा। तो किसी भी एसेट की अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज होती है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू चेंज होती है, या फिर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट चेंज होता है, तो उससे इन तीनों में से किसी पे भी फर्क नहीं आ रहा, वो कहलाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर इस साल हमने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, तो उस चेंज को हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? वर्ड हमने यूज किया है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब इस साल तो एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, पिछले साल की एडजस्टमेंट भी करके दिखाएंगे। कॉमनली सवाल ये आता है कि सर अगर हम 2020 की स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, 2019 में हमने उसको अलग बेसिस पे दिखाया था, 2020 में हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, अब हम 2019 को वापस कहां से लाएंगे? तो इतना हमें पता है कि 2020 की स्टेटमेंट्स के साथ साथ अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड लगता है 2019 की स्टेटमेंट्स भी रिपोर्ट होती हैं। तो हम वो चेंज 2020 में तो रिपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये अज्यूम करेंगे कि अगर ये चेंज 2019 में आया होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके से प्रेजेंट होता। यकीनन जब 2019 की पिछले साल की पड़ी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उठा के देखेंगे और इस साल की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो फर्क होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने पॉलिसी चेंज नहीं की थी। तो हम क्या करेंगे, 2019 में भी इसको ऑर्डर करेंगे और 2020 में भी उसको ऑर्डर करेंगे। लेकिन चेंज अगर ऐसा है जो कि 2 साल से भी पुराना इंपैक्ट आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी के अंदर चेंजेस इन इक्विटी में जब ब्रॉड डाउन बैलेंस रखेंगे तो उसमें हम रखेंगे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। यह आ जाएगा हमारा एडजस्टेड बीडी, जो यहां का ब्रॉड डाउन बनेगा, इनफैक्ट सॉरी, फिर अगले साल इसमें एडजस्टमेंट होने के बाद जो सीडी आएगा वो अगले साल का बीडी बनेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिवली का मकसद यह है, आप चेंज को ऐसे दिखाएंगे जैसे जब से कंपनी बनी है, जैसे जब से एसेट खरीदा है, हम तब से इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया करते हैं। और अगर कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो हम इसको सिंपली प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे, यानी पिछले सालों में ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा। फर्दर हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और पॉलिसी किसको कहते हैं। ओके, आईएस 8 बात किस पे करता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। पहला, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज।
यहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वो होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्या आप लोगों को याद है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मकसद कि कोई भी पॉलिसी should be followed in similar manner from one year to another। तो कंपनी जब भी कोई पॉलिसी सिलेक्ट करना चाहे, आपको याद है कि हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग पॉलिसीज अलाउ करते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड जब हमें इजाजत दे रहा है तो कंपनी कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट करेगी वो भी IAS 8 के तहत किया जाएगा। और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर किसी साल में बेहतर प्रेजेंटेशन की वजह से कंपनी अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहती है तो वो चेंज भी IAS 8 गवर्न करेगा। उसके अलावा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी IAS 8 देखेगा। एंड करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, अगर पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलतियां हैं जो कि डिस्कवर बाद में हुई हैं, तो उनकी जो करेक्शन होगी वो भी IAS 8 बताएगा कि उसकी करेक्शन किस तरह से की जाएगी। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस applied by an entity in preparing and presenting financial statements। हमें पता है कि हम प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, जिसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो हम अपने प्रिंसिपल्स पे वैसे टिके हुए हैं, लेकिन कभी भी अगर हमने प्रेजेंटेशन को हमने या प्रिंसिपल्स को चेंज किया तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में काउंट हो जाएगा। लाइक कभी अगर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट से उठ के कैश कॉन्सेप्ट पे चले गए तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आ जाएगा। उसके बाद मेजरमेंट बेसिस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, करंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस है या रूल्स एंड प्रैक्टिसेस है। तो पाकिस्तान में कोई भी कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक तो IAS भी आ जाता है, उसके अलावा SECP के रूल्स आ जाते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स आ जाते हैं, अगर वो बैंकिंग कंपनी है तो स्टेट बैंक के रूल्स आ जाते हैं, कंपनीज एक्ट 2017 आ जाता है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीजें उसमें असरअंदाज हो जाती हैं। तो उन तमाम चीजों को हम कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। IAS 8 requires an entity to select and apply appropriate accounting policies complying with IFRSs and interpretation to ensure that financial statements provide information that is relevant to the economic decision needs of the users। यानी वो ज्यादा बेहतर पिक्चर प्रेजेंट करनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से फैसला ले सके। Reliable in that financial statements represent faithfully the financial position, financial performance and cash flow of the entity। यानी इसमें कोई भी चीज हिडन नहीं होनी चाहिए, छुपी ढकी छुपी नहीं होनी चाहिए, ओमिट नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, यहां पे हम फॉलो करते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अदर कंडीशंस, अदर इवेंट्स एंड आर नॉट मेयरली द लीगल फॉर्म। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने उसको लीगल फॉर्म को देखा है, बल्कि उसके इकोनॉमिक सब्सटेंस को हमने फॉलो किया है। न्यूट्रल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, प्रूडेंट होनी चाहिए कि कोई भी नुकसानात या एसेट्स जो देखें वो ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए और लायबिलिटीज अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए, एंड आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन की क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। बाद में अगर कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करती है, द जनरल रूल इज दैट accounting policies are normally unchanged from period to period to ensure comparability of financial statements over time। इसको हम कहते हैं consistency concept। IAS 8 requires
accounting policies to be changed only if the change is required by the IFRS standard. जब स्टैंडर्ड में ही कोई तब्दीली आ गई तो हम ना चाहते हुए भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब नए स्टैंडर्ड के तहत तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो तभी हमें अलाउड है कि आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी पॉलिसी चेंज करने से दिस रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मिसाल जिस मकसद से चीजें खरीदी गई हैं वो मकसद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पहले कॉस्ट मॉडल पे रखते थे, अब हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके आना चाहते हैं। हमें पता है कि पहले हमारा ऑब्जेक्टिव उसमें से किराया कमाना था, अब हमारा ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन है, तो इससे एक बेहतर प्रेजेंटेशन हो सकेगी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अकर्स इफ देयर हैज बीन अ चेंजेस इन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मकसद है कि पहले हम उसको एक्सपेंस आउट करते थे, अब हम उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे, या वाइस वर्सा, पहले हम एसेट रिकॉर्ड करते थे अब उसको हम एक्सपेंस करेंगे। प्रेजेंटेशन, डेप्रिसिएशन को हम अब कॉस्ट ऑफ सेल में डालते थे, पहले हम एडमिन एक्सपेंस में डालते थे। मैंने मिसाल दी थी कि रेवेन्यू ग्रांट को हम अदर इनकम दिखाते हैं, जबकि पहले हम उसको रेलेवेंट एक्सपेंस में से माइनस कर देते थे, तो इससे उसकी प्रेजेंटेशन तब्दील हो रही है। हमने बात की थी कि कैपिटल ग्रांट को पहले आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस नेट ऑफ करके दिखा देते थे, अब आप उसको लायबिलिटी अनअर्न्ड इनकम करके दिखाओगे, डेफर्ड क्रेडिट। एंड तीसरा, मेजरमेंट बेसिस चेंज हो जाए, तो स्टेटिंग एसेट्स एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट रादर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी पहले आप उसको नेट बुक वैल्यू पे रखते थे, अब आप उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके आ गए हो, तो ये कहलाती है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। द चेंज शुड बी अप्लाइड, वर्ड क्या यूज किया है, रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मकसद क्या है, विद एन एडजस्टमेंट टू द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यानी आप सिर्फ इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चेंज नहीं दिखाएंगे, बल्कि पिछले से पिछले सालों में भी इसका जो इंपैक्ट होगा वो भी आप शो करेंगे। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शुड बी रीस्टेटेड अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। यानी इस साल 2020 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आपने पॉलिसी चेंज की ही है, लेकिन 2019 की जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आप साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं उसको भी आप एडजस्ट करेंगे। आपको ईपीएस से इसका अच्छा आइडिया हो गया होगा कि ईपीएस में हम एक कैलकुलेट करते हैं बेसिक ईपीएस, एक कैलकुलेट करते हैं कंपैरेटिव ईपीएस। इफ द एडजस्टमेंट ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसका इम्पैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मिसाल हम पहले उसको रखते थे कॉस्ट मॉडल पे, अब हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास पिछले 2-3 सालों की मार्केट वैल्यूज मौजूद नहीं है, तो अगर आप पिछले ईयर्स को एडजस्ट नहीं कर सकते तो आप इसको प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, एज अ मेथड अडॉप्टेड बाय एन एंटिटी टू अराइव एट द एस्टिमेटेड अमाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
इसमें सिर्फ हम एस्टिमेट्स यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए मिसालें दी, एसेट की यूजफुल लाइफ, और दूसरी हमने एग्जांपल ली एसेट का पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, या फिर उसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू. Most figures in the financial statements require some estimation that requires the exercise of judgment based on the latest information available at the time. ये सवाल आप लोगों ने बचपन में ही अपने टीचर से जरूर पूछा था, कि जब टीचर ने आपको कहा था कि एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो आपने सवाल किया होगा, सर ये हम कैसे कह सकते हैं, 10 से 11 साल चल सकता है, 12 साल चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है. या बताया कि 10 साल के बाद एसेट इतने में बिकेगा, तो आप कह सकते थे सर ऐसे कैसे बता सकते हैं कि 10 साल के बाद एसेट कितने में बिकेगा. एक्चुअली तो उसे कम में भी बिक सकता है, ज्यादा में भी बिक सकता है, लेकिन अकाउंटिंग हमें कहता है कि कोई नहीं, आप जब 100% श्योरिटी के साथ चीजें नहीं कर सकते, तो आप उसमें एस्टिमेट यूज कर सकते हो, और एस्टिमेट के अंदर आप अपनी जजमेंट यूज करोगे, और उस वक्त में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी आप उसके बेसिस पे करोगे. अब वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील हो सकती हैं, so at a later date estimates may have to be revised as a result of availability of new information, more experience and subsequent developments. तो वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आ सकते हैं. Changes in accounting estimates, the effect of the change in accounting estimate should be included in the statement of profit or loss in the period of change, and if subsequent periods are affected, in those subsequent periods. जो गुजरे हुए पास्ट ईयर्स हैं उसमें हम इसका इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, जो आने वाले साल है उसमें हो सकता है और इस साल में हो सकता है. The effect of change should be included in the same income or expense classification as was used for original estimate. हम क्या करते हैं, अगर हम यूजफुल लाइफ चेंज करते हैं या एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा हो जाती है, तो हम उसी डेप्रिसिएशन को ही कम या ज्यादा कर देते हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आइंदा आने वाले सालों में एडजस्टमेंट करते हैं. जो गुजरे हुए साल हैं जिसमें हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, सो कर ली, वो हो गया, उसको आपने कुछ भी नहीं करना. इफ द इफेक्ट ऑफ चेंज इज मटेरियल, इट्स नेचर एंड अमाउंट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. एग्जांपल में यूजफुल लाइफ हो गया, रेजिडुअल वैल्यू होगा, डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, वारंटी प्रोविजंस आप चेंज करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. ठीक है, इलस्ट्रेशन आप खुद देख लीजिएगा. ये आते हैं लास्ट प्रायर पीरियड एरर्स पे. लेट्स से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर था, एरर आपने बचपन में पढ़े भी हुए हैं, कुछ समझाने के लिए दो मिसालें सामने हैं. ओमिशन. ओमिशन आपको पता है कि कोई ऐसी चीज जो हम बिल्कुल ही ओमिट कर जाए, मिस आउट कर जाए, और हमने लिखी ही नहीं है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. दूसरा मिस स्टेटमेंट, कि हमने लिखी तो है लेकिन अमाउंट गलत था. The financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use that information. अब एस्टिमेट तो हम उसको कहते हैं जिसको हम अपनी गलती नहीं कह सकते. हम कह सकते भाई उस टाइम पे जो पता था वो यही था, तो आप उसको गलती नहीं कह सकते. लेकिन एरर्स का मकसद कि इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर दोस पीरियड्स वर ऑथराइज्ड फॉर इशू. उस टाइम पे इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन आपने उसको यूज करने में आप फेल हो गए. दूसरा, could reasonably be expected to have been taken into account in preparing those financial statements. या कोई समझ सकता है कि आपने ये यूज की हुई होंगी. द वे सस्पेंस अकाउंट आ सकता है, बिल्कुल. आप जब फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चंस के अंदर सस्पेंस अकाउंट है भी, लेकिन वो एरर्स को ट्रांसपोजिशन एरर या प्रिंसिपल एरर वैसी चीजों को नहीं लेके जाएगा. वो अकाउंटेंट ने किसी स्टैंडर्ड को अप्लाई करने में गलती की होगी. उसमें मोस्ट कॉमनली ऐसा आता है कि कंपनी ने शेयर इशू किए, जो पैसे मिले वो तो डेबिट कर दिए, लेकिन राइट इशू किया अगर, तो राइट इशू में वो क्रेडिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को करना नहीं आया. ऐसी कोई चीज उसमें आपको बता देगा कि अकाउंटेंट को डेबिट तो आता था लेकिन क्रेडिट क्या करना है उसको नहीं पता था, इस वजह से सस्पेंस अकाउंट है. तो आपने पहले नोट को ठीक करके सस्पेंस अकाउंट को बंद कर देना है. लेकिन वो जो F3 में आते थे सस्पेंस अकाउंट, जिसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से एरर्स आते थे, वो चीजें F7 में नहीं आती हैं. लेकिन स्टैंडर्ड के हवाले से कोई गलती अकाउंटेंट कर दे तो वो इसमें आ सकता है.
अच्छा, such errors may be mathematical mistakes या mistakes in applying accounting policies, oversights या most important fraud हो सकता है। मिसाल, आपके पास अपने स्टेटमेंट्स में कोई ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहे थे, पता चला कि आपका कोई रिकवरी ऑफिसर 20 लाख रुपए कस्टमर से रिकवर करके, जिसमें से 16 लाख रुपए उसने पिछले साल रिकवर किए थे, 4 लाख रुपए उसने इस साल रिकवर किए, दुबई ट्रिप पे गया, वहां से वापस नहीं आया। आपकी स्टेटमेंट्स में 20 लाख रुपए का रिसीवेबल दिख रहा था, पिछले साल भी दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है, लेकिन पता चला कि वो पैसे तो कस्टमर तो कब का दे चुका है, लेकिन वो हमारे रिकवरी ऑफिसर ने उनसे पैसे कलेक्ट किए और खुद कल्टी हो गया। तो ऐसे हालात में इसको हम कहते हैं ये एरर्स हैं। So current period errors that are discovered in that period should be corrected before the financial statements are authorized for issue. ठीक है, अगर कोई एरर है तो उसके एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की बात नहीं आती, सीधी सीधी बात है, गलती हुई है दुरुस्त करो। लेकिन अगर वो एरर पिछले सालों का है तो आप पिछले साल की एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक करेंगे। याद रहे, पिछले साल की गलती, मिसाल 16 लाख का जो घपला है वो तो पिछले साल उसने किया था ना, तो 20 का 20 लाख रुपए का बैड डेट आप इस साल नहीं दिखा सकते। आप क्रेडिट करेंगे रिसीवेबल को 20 लाख से, 4 लाख को इस साल प्रॉफिट लॉस में बैड डेट दिखा सकते हैं, 16 लाख को रिटेन अर्निंग से डेबिट किया जाएगा। इस साल की इनकम स्टेटमेंट से माइनस नहीं करना है, क्योंकि गलती पिछले साल की है, इस साल की नहीं है। और रिसीवेबल को ओपन ही करेंगे जब इस साल, तो 4 लाख का ओपन करेंगे और 4 लाख से बैड डेट कर देंगे। कोई लायबिलिटीज है या कोई इक्विटी है तो इनको रेट्रोस्पेक्टिवली इसका ओपनिंग बैलेंस ठीक करके ही इसको फिर यहां इस साल में जो गलती हुई है उसको ठीक किया जाएगा या एडजस्टमेंट्स की जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रहे कि पिछले साल का एरर इस साल को नहीं चार्ज किया जाएगा, उसको पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस में ही एडजस्ट किया जाएगा। कंपैरेटिव फिगर्स को भी रीस्टेट किया जाएगा और ऐसे शो किया जाएगा जैसे ये गलती कभी हुई ही नहीं थी। और उसके अलावा आप इसमें डिस्क्लोजर्स देंगे कि ये एंड पे क्या बैलेंस है, पिछले साल के बिगिनिंग पे क्या बैलेंस था और इस साल के बिगिनिंग में क्या बैलेंस था। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा कि इसने प्रायर पीरियड एरर को किस तरीके से ठीक किया है। मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। बाकी IFRS 13 हम कर चुके हैं।